और वो सीए नहीं बन पाए। वो कंटिन्यू रख रहे अपना, वो सीए नहीं बन पाए। वहाँ पे एक थोड़ा ना मतलब नाम भी खराब होता है फ्रेटर्निटी का, कि आप सीए बन के आ रहे हो और आपको ये सब बेसिक चीज़ें नहीं पता। तो मैं आधे कॉन्फिडेंस में वैसे ही उतर जाऊँ, और मैं उतर भी गई। मैंने 2 बार तो पानी पी लिया इंटरव्यूअर के सामने कि मैं झूठ बोल रही हूँ। भाई साहब वहाँ पे इतना काम हो रहा है ना, बच्चे 2-2 महीने में गिव अप कर रहे हैं। तो अपनी स्टोरी ना इतनी लोगों को बताओ, जैसे कभी मम्मी के पास बैठ गए, कभी पापा के पास, कभी दोस्त को। बट मेरे को कोई भी मिलता है ना, दूसरा बंदा भी, कोई और बिजनेस भी है उसका, तो वो अच्छे से कर भाई। और सपना यही हो कि लेवल अप करना है, ट्रैवल करना है, फॉरेन जाना है, घूमना है अच्छे से। अपने तो मम्मी पापा को हम हेलो एवरीवन, मैं सीए स्नेहा चंचलानी। आप सबका मेरी नई यूट्यूब वीडियो पे दिल से स्वागत है। मिलिए सीए तुषार कालरा से, जिनसे मैं खुद पहली बार मिल रही हूँ। हाय, कैसे हो? थैंक यू सो मच स्नेहा, और मुझे इनवाइट करने के लिए गुड़गांव में, जहाँ पे मैं रहता हूँ। और मैं गुड़गांव आई हूँ मुंबई से इनको इनवाइट करने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है यार, आप मुंबई से आए हो ट्रैवल करके पॉडकास्ट के लिए, इट्स अ बिग थिंग। हाँ, थैंक यू सो मच। डेडिकेशन दिखाता है आपकी यार, मैं सीए वाली मेहनती डेडिकेशन बहुत हूँ। वो दिख रहा है मुझे। हाँ, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि स्टार्टिंग में आपने मतलब ऐसा क्या था कि जब आप सीए ही करना है आपको, क्योंकि अभी आपके वीडियोस देखती हूँ, रील्स देखती हूँ, अभी आप बिजनेस में लगते हो, जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी हो, तो आप कैसे मतलब सीए में क्यों एंटर हुए वैसा? यार टू बी ऑनेस्ट, मेरा कोई सीए का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि सीए ही करना है। जब मैं 11th में था, मेरा प्लान था कि आई विल डू इको ऑनर्स, अच्छा। इकोनॉमिक ऑनर्स, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, मार्क्स भी अच्छा आते थे और बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था, डिमांड सप्लाई ये सब करना, ग्राफ बनाना। बट हुआ ये, जब मैंने कट ऑफ लगता है डीयू का, तो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं डीयू के लिए जाऊँगा, प्रिपरेशन वैसे ही करूँगा। ओके। बट कट ऑफ इतनी हाई आई थी डीयू की कि मेरा इको ऑनर्स में एडमिशन हो नहीं पाया। 99, 98 वैसे कुछ कट ऑफ आई थी, और मेरे थोड़ा सा कम था उससे, तो मेरे को बीकॉम ऑनर्स मिल रहा था। एंड मैंने कहा अगर बीकॉम ऑनर्स ही करनी है तो साथ में तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ तो वाला वो ऑप्शन कुछ तो वाला सीए निकल लिया, जो कि मेन ऑप्शन निकल लिया, और साइड वाला बीकॉम ऑनर्स हो गया। तो प्लान था इको का, बट इवेंचुअली आई शिफ्टेड टू सीए। तो हम स्टार्टिंग में सीए ले लेते हैं, हमें लगता है कि ठीक है, हम 12th में अच्छे मार्क्स आए थे, ये सब था, तो मैं क्लियर हो ही जाऊंगी, क्योंकि हम खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं, 80 अबव वाले अपने आप को समझते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब पहली बार फेल हुए, तब ऐसा डाउट आया कि नहीं मैं उतना इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, या फिर सीए कोर्स पे डाउट था? क्या थोड़ा मेरे साथ ना लेट हुआ ये सब सीए जर्नी में। जो आप कह रहे हो ना, फेल होना थोड़ा सा लेट हुआ है, तो मेरे को डाउट कभी नहीं आया यार। मेरे को डाउट हुआ था आईसीआई के इंटेंशंस पे, टू बी ऑनेस्ट, जो कि हर सीए स्टूडेंट को होता है जिसने भी एग्जाम दिया पास्ट में, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है। अच्छा, आपको नहीं होता था, क्या बात है। बट जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, हम लगता है आईसीआई की गलती है यार, हमारी गलती नहीं है, उन्होंने हमारी गलत चेकिंग कर दी, मार्क्स सही से नहीं दिए, क्वेश्चन गलत आ गया, तो ऐसा करके लगता था। तो खुद पे इतना शक हुआ नहीं, बट धीरे धीरे जब आपको पता है, जब रिएक्शन वीडियो आई, जब फ्लंक हो गए, उसके बाद थोड़ा सा लगा यार कुछ हो सकता है स्ट्रेटेजी में एक कमी है, जो कि आगे मैंने आगे समझाई भी थी अपनी वीडियोस में, कि आप ये सब कर सकते हो तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हो। और डेफिनेटली उससे मुझे अपने मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हुए थे मेरे। तो यस, मुझे लगता है एक आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है सीए में। थोड़ा सा भी आप गलत होते हो ना, ऊपर नीचे, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर होना पड़ता है कि पढ़ाई से ज़्यादा आपकी स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप पढ़ के भी आप हो सकता है कि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर ना करो, तो आपका प्लान ऐसा होना चाहिए, कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो और पास हो जाओ। अगर आपका कोई रिलेशनशिप भी चल रहा है विद सीए, तो एडवाइजेबल है कि हमें सीए के साथ में ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या इन सब चीज़ों में पढ़ना भी चाहिए? क्योंकि लोगों के अटेम्प्ट कहीं ना इन सब चीज़ों की वजह से भी लगते हैं। हर किसी का एक अलग ओपिनियन है, ठीक है। मुझे लगता है यार कि थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा, भी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। ज़्यादा होते हैं, हाँ। ज़्यादा होते हैं बिकॉज आपका टाइम बड़ा इन्वेस्ट होता है, हाँ। और आप टाइम ज़्यादा ना दे पाओ ना रिलेशनशिप में, आपको पता है फिर क्या होता है। वो बोलेगी आपने मुझे टाइम नहीं दिया, ऐसा भी क्या, बिजी हो, घर में तो बैठे हो, पढ़ाई तो कर रहे हो। और आजकल वो रील्स भी चलिए, नो वन इज टू बिजी टू रिप्लाई यू, एक हाय तो भेज। रील्स ऐसी ऐसी आ रही है, अगर आपने रील्स का रिप्लाई नहीं करा, अगर आपने रील्स में गलत रिएक्ट कर दिया, उसमें हंसना था, आपने खाली दिल बना दिया, तो आप गए। अगर हाय आ गया, आपसे हाय मिस हो गया, गुड मॉर्निंग आ गया, गुड मॉर्निंग मिस हो गया, तो आपको पता है फिर रात को फाइट होने वाली है। तो आप फिर वही होगा यार, आप घर में बैठे हो, आप रिप्लाई नहीं कर सकते, 2 मिनट लगते हैं। अगर रील मैंने खोल ली जिसने मुझे भेजी है, तो मैं 5 रील और देख लूंगा।
तो दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। हाँ, वो बाकी तो कुछ है। कुछ ऐसे कनेक्शंस भी है जिनका चल रहा है 10-10 साल से, हाँ, और वो सीए नहीं बन पाए। वो कंटिन्यू रख रहे हैं अपना, वो सीए नहीं बन पाए। उस रील में मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपका रिलेशन हेल्दी है, अच्छा, ठीक है, अगर आपका एग्जाम भी चल रहा है, रिलेशन हेल्दी है, सामने वाला भी समझ रहा है कि आप सीए कर रहे हो, Okay. आप कोई बीकॉम या छोटा मोटा कोर्स नहीं कर, बीकॉम अच्छा कोर्स है, बड़ा कोर्स है लेकिन उसको पता है आप इतने लेवल का कोर्स कर रहे हो, तो आपका जो वो है ना कि आपका एग्जाम फेल हो जाता है, ये सब तो सामने वाले की वजह से नहीं होगा। ओके। बट इन केस सामने वाला है ही ऐसा कि अरे मैसेज कर, ये कर, वो कर, मिलने आ, ये कर, और उसको पता है आपका एग्जाम चल आने वाले हैं, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। नहीं, सही कह रहे हो आप। अगर हेल्दी रिलेशन है हाँ तब तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठते। हाँ तब तो आई थिंक आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर वो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपकी पार्टनर भी सीए ही कर रही है तो और भी अच्छा, वो समझ सकती है कितना आपका टाइम, मेंटल प्रेशर कितना होता है, तो आई थिंक तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्मूथ चल रहा है, चलने दो। सीए बनने के बाद कर लेना शादी, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो है। डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन। मैंने कहा अगर स्मूथ चल रहा है, अगर हेल्दी है तो यार कंटिन्यू रखो ना, क्या दिक्कत है। बट शनाया अगर नहीं मान रही है, शनाया आपसे लड़ाई कर रही है, शनाया कहती है नहीं टाइम तो देना पड़ेगा आपको, आप पास हो या ना हो टाइम देना पड़ेगा आपको। दिन के 2 घंटे मेरे को रिक्वायर्ड है, मेरे को इमोशनली आपको पूरा एक्सप्रेस करना है। फिर तो शनाया को ब्लॉक कर फिर देना, शनाया को थोड़ा सा ब्रेकअप लेना पड़ेगा आपको। उसको बोलना है नीड सम टाइम, मैं पहले सीए बन जाता हाँ, हूँ। ब्रेक ले लो फिर। सही है। तो जैसे आपने सीए क्लियर कर लिया, उसके बाद मतलब कभी इंटरव्यूज वगैरह दिए, जैसे अभी भी रिजल्ट भी आया है फाइनल का, तो इंटरव्यूज के लिए कॉल आना या इंटरव्यू देना, प्रिपेयर करना, उसमें कभी ऐसा लगा है कि हमें बिना प्रिपरेशन के भी इंटरव्यू में चले जाना चाहिए? जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि ना अरे अपॉर्चुनिटी आई है, ग्रैब इट, भले मैं कहूँगी मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन पर जाना चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी है, उसका इंटरव्यू कॉल आया है तो जाओ। तो ऐसा लगता है कि बिना प्रिपरेशन के लिए हमें इंटरव्यू में जाके बैठ जाना चाहिए, या कुछ होए हमारा? मुझे लगता है आप कितनी अच्छी आपने आर्टिकलशिप करी हो, कोई सी प्रोफाइल हो आपकी, ऑडिट हो, टैक्सेशन हो, M&A हो, आई बिलीव अगर आपका इंटरव्यू है, छोटी हो कंपनी बड़ी हो, गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड। अंडर एस्टिमेट मत करो कभी भी इंटरव्यू को। अगर आप दे रहे हो इंटरव्यू तो उसे इंटरेस्टेड होकर ही दो, और प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्या होगा, एक दिन लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है आप पे ना टाइम नहीं है, आपके बहुत सारे इंटरव्यू लाइंड अप है, तो आप 2 घंटे मेहनत कर लो, लेकिन करके जाओ। बिकॉज कोई भी चीज़ कर रहे हो ना लाइफ में, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छे से करो उस पर, टाइम पास के लिए मत करो। क्योंकि उससे अपना टाइम भी वेस्ट होता है और सामने वाले का भी होता है। एंड मुझे लगता है इंटरव्यू ना आपका स्किल्स को लेवल अप ही करता है, क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, आपको नई नई चीज़ें पता चलेगी, आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, आपकी जो आपने काम करा उस पर क्वेश्चन रेज होगे, तो आपको एक तो आपकी नॉलेज काफ़ी स्ट्रांग बनेगी, और नेक्स्ट टाइम ना आपको ईजी हो गया इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, दूसरा इंटरव्यू। तो आई थिंक आप प्रिपेयर होके जाओ। आपका थोड़ा नाम भी ज़रूरी है, ख़राब ना हो। आप बिल्कुल ही चल गए, आपको इंडेक्स नहीं आते। हुआ था मेरे साथ, एक मेरा दोस्त था IPCC में, तो उसका बिग 4 में इंटरव्यू लग गया। अब उसे इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आता था, NRV और कॉस्ट जो होता है विच एवरेज लोअर, उसे नहीं पता था ये। उससे अच्छा, इतना ये भी बेसिक नहीं क्वेश्चन पता पूछा था, नहीं, अच्छा। वो बहुत ग्रुप क्लियर करके बैठा था। तो वहाँ पे एक थोड़ा ना मतलब नाम भी खराब होता है फ्रेटर्निटी का, कि आप CA बन के आ रहे हो और आपको ये सब बेसिक चीज़ें नहीं पता, तो थोड़ा सा वहाँ पे होता है कि यार पढ़ के जाओ, नाम खराब मत करो अपना भी और फ्रेटर्निटी का भी। कि सामने वाला यही पूछ ले तुम सीए ही हो ना। करेक्ट, तो थोड़ा सा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो कभी ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ही इतना ह्यूमिलेटिंग हो गया हो, या इंसल्ट सा कि भाई मुझे तो अभी वहाँ से उठ के जाना है? बिकॉज मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मैं ऐसे पूछती हूँ, अगर मुझे भी इंटरव्यू देना है कहीं पे, तो मैं पूछूंगी तुमसे क्या पूछा, या अपना बता कितने कितने इंटरव्यूज़ दिए। तो मैंने अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनी है इंटरव्यूज़ में, लोगों के साथ कभी कभी कैसे कैसा इंटरव्यू और पल्ले पड़ जाता है। ओके, तो वैसा कभी कुछ? यार फॉर्चुनेटली मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। ओह, मैंने 4-5 दिए थे, मेरा सब में हो गया था लगभग CA बनने के बाद ही, बिकॉज मेरा जो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। M&A मेरी प्रोफाइल थी, अच्छा, तो वैसे ही ऑलरेडी नीश प्रोफाइल है, तो इतने क्वेश्चन रेज नहीं हुए कभी। ओके। और एक होता है कि आप बड़ी कंपनी से काम कर रहे हो, एक बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो लोग इतना आपसे क्वेश्चन करेंगे भी नहीं उल्टे सीधे, वो अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको। तो डिपेंड करता है, मैंने सुने हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं, बट नॉर्मली होता है जो बहुत छोटी फर्म से आते हैं ना, या फिर मीडियोकर फर्म से आते हो जिसका एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होता, उसके साथ होता है। उस केस में ऐसा नहीं लगता कि उनको तो सोचते हैं कि चल इसको तो नहीं या कम ही आता होगा, तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछो, लेकिन आप बहुत ही अपना रिज्यूमे हाई फाई बना रहे हो, जो कि आजकल लोग करते भी हैं, कि जो काम आपने नहीं भी किया हो और वो आप रिज्यूमे में लिख के चले जाते हो आफ्टर बिकमिंग CA, या कभी जॉब शिफ्ट करना होता है तो उस केस में अगर आप बहुत ही ऊंचा ऊंचा लंबा लंबा फेंक रहे हो अपने रिज्यूमे में,
तब नहीं लगता कि सामने वाला पकड़ लेगा, क्योंकि बहुत से अभी भी सीए जैसे बने हैं, बहुत लोग एडवाइस करेंगे कि भाई पढ़ के चला जा, और या बना ले जैसा भी रेज्यूमे, कॉल तो आना चाहिए। और जब कॉल आए तब उसमें क्या, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मतलब लिखना चाहिए इतना कुछ? देखो यार, आप मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हाई फाई लिखोगे तो हाई फाई चीज़ें फिर पूछी भी जाएंगी आपसे। करेक्ट। देखो होता है क्या है, आप इंटरव्यू को आगे पहुंचाने के लिए, शॉर्टलिस्ट होने के लिए बातें लिख सकते हो बड़ी बड़ी, बट मैटर वो करता है आगे आप बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो। हाँ, और आप बिग 4 जाओगे, कहीं भी जाओगे ना, बड़ी फर्म में, बिग 3 हो गए, बिग 4 हो गए, या फिर एमएनसीज कोई हो गई, बड़ी बड़ी बैंक्स हो गए, यार दे नो वेरी वेल, उनका एक्सपीरियंस इतना है ना, वो देख के बता देंगे बंदे की शक्ल देख के ये झूठ है या सच है। राइट। और उनको हल्का सा भी लगा ना यार ये इसने बनाया हुआ है, वो आपको इतना ग्रिल करेंगे ना, बिग 4 वाले आपको बहुत अच्छे से ग्रिल करेंगे। उनका जो लेवल होता है ना वो बहुत ऊपर का होता है। पार्टनर्स का 20-20 साल का एक्सपीरियंस, डायरेक्टर का 10-15 साल का एक्सपीरियंस, आपकी एक लाइन से वो आपको जज कर लेंगे, आप कितने आपने सच लिखा कितना झूठ लिखा है। गलती से आपकी मान लो सेटिंग है बहुत ऊपर के लेवल की, जैक है, पार्टनर राउंड में जाके आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बहुत सारे राउंड ऐसे होते हैं पार्टनर बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं। अगर मान लो बंदा, एक एग्जांपल लेते हैं, डेलोइट में था पहले, अब वो जाता है पीडब्ल्यूसी में, तो उसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है 2 साल का। एक तो रेज्यूमे में लिखा हुआ, उससे बात भी कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, हिंट लग जाएगा। लेकिन एक छोटी फर्म का आया, उसे एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसने हवा में बातें लिखी हुई है। एक लाइन अगर पार्टनर को लग गई ना हल्की सी भी कि फेंक रहा है, वो इतना ग्रिल करेगा आपको, वी विल गेट बैक टू यू करके रिस्पॉन्स आएगा, जो कभी आपको मिलेगा नहीं। यू आर डिस्क्वालीफाइड। यार हुआ है यार। मुझे क्या, मेरी फ्रेंड्स ने भी बोला था ऐसे कि बिकॉज मेरा आर्टिकलशिप का गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया था। आर्टिकलशिप और सीए, क्योंकि मैंने तो ड्रॉप ही करी थी बीच में और वापस से स्टार्ट करी थी। तो उधर मेरे साथ क्या बहुत बुरी बेइज्जती हुई। क्या हुआ बताओ। तो मैं ना पार्टनर मतलब वहाँ गई इंटरव्यू के लिए, और मैंने अच्छा लिखा था, हाँ मैंने ये भी करा है, मैंने वो भी करा है, सो दैट एटलीस्ट मैं इंटरव्यू में तो पहुँच जाऊँ जैसे तैसे। रिज्यूमे तो सिलेक्ट हो, जब रिज्यूमे ही नहीं सिलेक्ट होगा तो आपके पास कॉल नहीं आएगा, कॉल नहीं आओगे तो क्या करोगे। वो रोडीज में होता था, इतना कुछ लिख दो ना फॉर्म में, धाड़ हाँ वही हुआ मेरे आगे तक पहुंच जाए तब देखते हैं क्या होता है। फिर देखेंगे। तो वो मैंने ऐसे मैंने लिख लिया अच्छा खासा, जो भी यूट्यूब पे लोगों ने समझाया वो पढ़ लिया, उससे रिलेटेड पढ़ के चले गए। अब जब मैंने एक्चुअल में काम किया नहीं है तो मैं पढ़ के गई हूँ ना बस वहाँ पे। Correct. अब मुझे था कि अच्छा ये पूछेंगे तो मैं यही आंसर दूंगी, रट अच्छे से लेकर गई। और उन्होंने जब फर्स्ट स्टेप आई वेंट टू देयर ऑफिस, उन्होंने पहले ही बोला कि, उन्होंने सबसे पहले तो ऐसे बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दिया, सो दैट यू नो कि मैं कौन हूँ, ऐसे करके। उतने में मेरा आधा कॉन्फिडेंस गिर गया। अच्छा। कि मैं बिग 4 से आया हूँ, मतलब वो फर्म मीडियोकर थी लेकिन वो बिग 4 से थे जो उधर थे। तो पहले मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था कि मीडियम फर्म है, मैं कर लूंगी। अब वहाँ पे पहले उन्होंने बोला मैं बिग 4 से हूँ, सो दैट आपको पता लग जाए कि मैं कौन हूँ। मैं कहा हाँ ठीक है बता दो। उसने बताया अपना पूरा। फिर उसके बाद ही सेड कि मैं आपसे पहले पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं आपसे थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ें पूछूंगा, देन वील कम टू द टेक्निकल राउंड। तो उससे मुझे पता लग जाएगा आपने सच बोला है और यू आर ब्लफिंग। ब्लफिंग सुनते मेरा आधे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस गिर गया। मैंने मन में बोली थी मैं तो ब्लफ कर रही हूँ। तो मेरा पहले से ही पता था कि मैं ब्लफ कर रही हूँ। तो फिर उसने जैसे ही जो क्वेश्चन मुझे, मैं लर्न भी करके गई थी ना, मुझे वो ही नहीं आ रहे थे, जस्ट बिकॉज मेरा उन्होंने पहले कॉन्फिडेंस तोड़ा। कि अगर ये सच में झूठ बोल रही होगी और मैं बोल दूँ तुम ब्लफ कर रही हो, वो मैं पकड़ लूंगा, तो मैं आधे कॉन्फिडेंस में वैसे ही उतर जाऊँ। और मैं उतर भी गई। मैंने 2 बार तो पानी पी लिया इंटरव्यूअर के सामने कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो उसके बाद उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे और वो समझ गए कि ये सच बोल रही है, ये बहुत ज्यादा कि झूठी रेज्यूमे झूठा बनाया इसने। तो फिर ऐसे करके देन उन्होंने मेरे को इतने प्यार से बेइज्जती करी कि उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी बेइज्जती हो रही थी। सरकास्टिक बेइज्जती करी होगी। सरकास्टिक बेइज्जती मतलब ये जो अच्छे लेवल पे लोग बैठे होते ना, उनको अलाउड तो होता नहीं कि भाई गाली वाली दे दे कि मेरा टाइम वेस्ट क्यों करने आए, तो वो अच्छे से बेइज्जती करते हैं। उन्होंने मैन में ये बोला कि मैं तुम्हें नहीं ले रहा हूँ, सॉरी, मैं रेयरली किसी को रिजेक्ट करता हूँ बट सॉरी। आधा बेइज्जती करती, रियली किसी को रिजेक्ट करता हूं। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, आई वाज स्माइलिंग, ओके सर इट्स ओके, आई वाज रेडी फॉर दिस। मुझे पता था आपको पता लगी, ओ मेरा टाइम खोटा करने आए थे। अच्छा ये बोल दिया। ही सेड मेरा टाइम खोटा करने आए थे। कौन सी जगह पे हुआ था इंटरव्यू, ये जानना चाहता हूं। वो ज्यादा हो जाएगा। ये एनसीआर था या फिर कहां पे था? नहीं एनसीआर नहीं था, एनसीआर नहीं था, दूसरी जगह थी।
देन उन्होंने बोला मेरा टाइम खोटा, मैंने कहा कि नहीं सर। फिर देन आफ्टर दैट ही आस्क्ड कि आपको मुझसे कुछ पूछना है, मैंने कहा रहने दे। मैंने कहा नो, कंक्लूड दिस हियर ओनली। फिर पानी पिया और बैग उठाया अपना, मैंने नहीं पूछा लास्ट क्वेश्चन। देन उसके बाद भी जब मैं स्टेप आउट कर रही थी ऑफिस से, देन ही आस्क्ड मी, एंड वो बहुत ही सीनियर लेवल के थे, मतलब लाइक ही सेड कि मैं पार्टनर हूँ, ओके गोइंग टू बी पार्टनर। और अब भाई तुम 20-20 साल से काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होगा ना, तुम्हें पता लगना चाहिए मैं कौन हूँ। ये कौन सी बात होती है? अच्छा, ये बोला था ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन okay, में कुछ लोगों को चाहिए होता है ना कि मैं ऊपर हूँ तो मैं दिखाऊं भी सही, वैसा उनको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है उस बहुत चीज़ बुरा हुआ यार हाँ, जो भी बहुत बुरा हुआ। देन मैं निकल रही हूँ तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आपको बाहर का वैसे रास्ता मिल जाएगा ना? यार ये तो यार बहुत गंदा ट्रोल कर दिया यार। ये तो बहुत ही मतलब गलत करे। उनको, मतलब ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उनको इतना बुरा लगा कि मैं बिना, मतलब मैंने उनका टाइम वेस्ट किया या क्या किया। उसने मुझे मुस्कुरा के, मैंने कहा नहीं सर मैं चली जाऊंगी। फिर जब मैं निकली, मेरे को अधिकतर क्या होता है, बेइज्जती पहले हो जाती है, 15-20 मिनट बाद समझ आता है कि बेइज्जती हुई है। फिर समझ आता है कि अच्छा ये रिप्लाई करना था उधर। तो मैं बाहर निकलते निकलते पूरे रास्ते एकदम ऐसी वो हो गई कि अच्छा इसको ये नहीं पता था कि मैं जिधर से आई हूँ मैं उधर से जा भी सकती हूँ, हेलीकॉप्टर से थोड़ी आई थी। क्यों पूछा इन्होंने मेरे से कि जाने का रास्ता मिल जाएगा ना? फॉर्म का नाम मुझे पॉडकास्ट के बाद बता देना कौन सी फॉर्म थी। इसका रील में देखते हैं कुछ। अच्छा नहीं वैसे और कुछ नहीं, बस मेरा ये था कि मतलब बेस लोगों को प्रिपरेशन किस लेवल तक करके जाना चाहिए और क्या सोच के, मतलब ये जनरली औरों के साथ भी होता है क्या कि आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो, नहीं होता है ये, तो वही मैंने सामने बोला। वाला अपना इतना दिखाने के चक्कर में आपका इतना कॉन्फिडेंस तोड़ देता है इंटरव्यूअर कि आपका 3-4 कॉल भी आ जाए ना, मतलब मेरे को फिर उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से कॉल भी आए फॉर एन इंटरव्यू, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इंटरव्यू देने जाऊं। इसका एक ना रीजन भी है एक, जो आपने बोला आपके साथ जो हुआ ना, वो हुआ कि उसके पीछे एक रीजन है। आजकल जो सीएस बन रहे हैं ना, टेक्निकली इतना तो स्ट्रांग नहीं है। फेक आर्टिकलशिप, डमी आर्टिकलशिप जो हम बोलते हैं कि कम हो गई है, बट एक्सटेंसिवली चल रही है मार्केट में। रिलेटिव्स के थ्रू कर ली, जानने वाले कोई बिजनेस मैन है उसके थ्रू कर ली, उनकी नॉलेज बहुत ही कम होती है। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस चल जाता है, आर्टिकलशिप में बहुत लो हो जाता है। हाँ। जब वो सीए बनते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठते हैं। वो खासकर रैंक होल्डर्स का होता है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आई पर्सनली लो रैंक होल्डर जिनको बाहर निकाला गया है बड़े बड़े कॉर्पोरेट से, क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे, जो पैकेज उन्हें दे रहे हैं ना, वैसे उनकी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, आपको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसे सब आता होगा, ये एक्सपर्ट है, एसएमई है अपने उसका, ठीक है, काम का। जब वो चीज़ वहाँ पे लैक करती है ना, वो देख रहे हैं बार बार सीएस आ रहे हैं, वो चीज़ मिल नहीं पा रही है उन्हें, एक हाई एक्सपेक्टेशन होती है। बट फिर उनका वहाँ पे लगता है यार अब पूछना पड़ेगा अच्छे से, अब इतना आधा हो गया मार्केट में, हर बंदा ऐसा हो रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा। आप एक देखना सेमी क्वालिफाइड जो होते हैं ना, उनकी नॉलेज एक सी से 10 गुना ज़्यादा होती है। आप चेक करना कभी, ये आपको मैं कह सकता हूँ, आप किसी भी कंपनी में जाओ, बिग 4 में जाना, कहीं भी जाओ, जो सेमीज होते हैं उनका जो लेवल होता है 10 गुना ऊपर होता है सीए से। जो सीए एक्सपीरियंस भी है ना 2-3 साल, उनसे बहुत ऊपर होता है। ये एक रियलिटी है, और इस चक्कर में क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि वो मतलब तब से बस वर्क में हो चुकी है, और दे आर सुपर एक्सपर्ट यार। जैसे आपने बोला ना कि बुक रख दी उनके आगे, दे आर सुपर कॉन्फिडेंट कि बंदा कैसे है, वो आपको दूर से ही देख लेंगे। बट जैसे ट्रीट कर रहा दैट इज रॉन्ग यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पोलाइटली बोल सकते थे वी विल गेट बैक टू यू, कभी खुद मना नहीं करते। देखो यार बहुत अजीब सा होता है, वो सामने नहीं बोलना होता है, ये प्रोफेशनलिज्म दिखाता और है। जिस तरीके से टॉन्ट मारे यार, वो तो कॉन्फिडेंस तोड़ा, तो वो चीज़ तो बहुत ही वो गलत तो है। बहुत, उसके बाद सच में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं 3-4 बार, उसके बाद मुझे लोगों ने बार बार बोल के, और एक जगह फिर ऐसे इंटरव्यू हुआ कि मतलब बहुत इजी गोइंगली मतलब निकल गया और अपने आप हो गया मेरा। वो पहला एक्सपीरियंस आपका खराब हो गया ना। हाँ। उस जगह ना देते तो पहले ही सिलेक्ट हो जाते। कतई बेइज्जती हुई थी। हाँ तो अच्छा, तो मतलब बेसिकली हमको जो इंटरव्यू वो अपना आर्टिकलशिप है, आर्टिकलशिप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग आवर सीए कोर्स जब हम कर रहे हैं। तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहोगे? मतलब आप जब अपनी इंटरमीडिएट ख़त्म करते हो तब उसके बाद हमें आर्टिकलशिप कैसे चूज़ करनी चाहिए? बिकॉज मेरे पास लिंक्डइन पे मैसेजेस आते हैं, मैम आई वांट टू जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन और मुझे कहीं रेफ़र कर दो वैसा। तो कहते हैं आई एम ओपन टू एवरी पोजीशन। मेरा भी यही था, बचपना था, मैंने भी बोल दिया आई एम ओपन टू एवरी पोजीशन, जो काम देंगे वो कर लेंगे, मुझे क्या पता। तो इस चीज़ में आप कैसे गाइड क्या करना चाहिए किसी भी इंटर को निकलते वक्त? जैसे आपने बोला, कोई भी अगर इंटरमीडिएट पास कर रहे हैं, फाइनल में आ रहे हैं, वो कहता है आई एम ओपन टू एनी पोजीशन, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, दो अप्रोच हो सकती है। एक तो होती है आपको पता कहाँ जाना है, आपका इंटरेस्ट होता है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो ना यार, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ है, आप जाओ चेक करो।
मेरा श्योर था आई वांट टू गो इनटू M&A एंड वैल्यूएशन। मेरे को क्लियर था मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जाना है या फिर वैल्यूएशन। मैंने दोनों में गया मैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सेट था कि यहीं पे जाऊँगा, थोड़ा सा वेट चलेगा जब तक मेरे फॉर्म की डेट है मैं करूँगा ट्राई। बट अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है ना, किसी से आप काउंसलिंग लो, आपके सीनियर्स आपके फ्रेंड्स है जो कि आर्टिकलशिप कर रहे हैं या सीए बन चुके हैं, थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो। दूसरा ये होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कुछ, आप ब्लैंक हो, आपके तो मुझे नहीं पता ऑडिट क्या होता है, बुक में पढ़ना अलग होता है, रियल लाइफ में टैक्सेशन भी अलग होता है, काम में आएगा हमें नहीं पता, तो गेट इनटू अ स्मॉल फर्म। वहाँ पे आप एक टेस्ट लो सारे मैटर्स का, आपका ऑडिट हो गया, टैक्सेशन हो गया, हर जगह जाओ, थोड़ा थोड़ा काम करो, जो भी आपको लगता है कि यार मज़ा आ रहा है तो गेट इनटू दैट प्रोफाइल। बट आपको स्टिल लग रहा है कि यार सारे काम ही करने हैं तो और भी अच्छा, तो आप प्रैक्टिस के लिए आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज प्रैक्टिस में यू नीड टू गेट ऑल द स्किल्स, जितने भी सब आपके सब्जेक्ट्स है सारे काम आते हैं, कंपनी लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया, तो इट्स गुड। तो मेरे हिसाब से यार आपको पता होना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये हमारे पूरा पीछा करेगा, सीए जर्नी तक हमारी आर्टिकलशिप ना करती है। एक सीए का जो मुझे लगता है सीए बनता है, इन्हीं अब 2 साल हो गए, पहले 3 साल थे, इन 2 साल में बंदा बनेगा सीए। आपका पूरा एक पर्सनैलिटी वो बोल लो, आपका डिसिप्लिन, इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना, वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आप सीए में सीखते हो। सुबह सुबह उठना, कोचिंग्स में जाना, आर्टिकलशिप का प्रेशर करना, नाम आर्टिकलशिप है जॉब, इतने कम पैसों में इतना हाई प्रेशर मेंटेन करना, और इतना बड़ा प्रेशर है सीए के एग्जाम, पढ़ाई भी करना, क्रैक करना है आपको एग्जाम, सारे के सारे आप पे स्टेक लगे हुए, सबकी एक्सपेक्टेशन हाई है। जो आपका लेवल होता है ना एक उस टाइम पे, मतलब मुझे लगता है यार कि मैं सुबह 5 बजे उठता था दिल्ली में, उस टाइम पे 6 बजे को जाना होता था, साउथ एक्स मेरी कोचिंग थी, फिर मैं ऑफिस जाता था, रात को मैं 8 बजे आता था। मैं सोचता हूँ आज मैं कैसे कर रहा था उतना कुछ, सुबह सुबह उठना और रात को घर में आके रिविजन्स करना 2 घंटे, सही है। तो कैसी लाइफ थी, आज मैं नहीं कर सकता, बट वो लेवल हमने करा है अचीव, क्योंकि वो एक फेज़ है, वो आपको करना पड़ेगा। तो आई थिंक यार थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, आर्टिकलशिप में अच्छी होनी चाहिए। अब ये नहीं होता कि बड़ी फर्म से करो, एक मार्केट में एक फैसिनेशन क्रिएट हो रही है, बिग फोर कोर्सेज बेचे जाते हैं बिग 4 के नाम पे, बट कितनी सीट्स है बिग 4 की आप मुझे बताओ। और बिग 4 में जाके ना, सही बता रहा है, एक छोटी फर्म से ज़्यादा टॉर्चर तो बिग 4 में होगा, जितनी ज़्यादा इतनी पॉलिटिक्स है ना बिग 4 में, कोई सोच भी नहीं सकता। कोई भी बड़ी फर्म, हाँ वो मैंने देखा, जैसे सबको जाना है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन आई थिंक कि अगर आप नॉर्मल फर्म में भी जाते हो, मतलब मीडियोकर में जाओ, उल्टा वो ज़्यादा पे करने को रेडी है। एग्जैक्टली बिग 4 से भी, बिग 4 हुई, बिग 10 हुई, आई डोंट वांट टू मेंशन बिग 4, बट ठीक है, करो यार, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ बैठे हो आप, अच्छा बिग 4 को करो आप तो वही जितने भी है, मतलब लोग और पे करने को रेडी है, नॉर्मल फर्म्स भी। तुम उधर ही उधर भागते रहोगे तो मे बी, मुझे नहीं लगता कि बस वही इम्पोर्टेंट है करियर के लिए आपके लिए। उसका रीज़न है जो आपने बोला कि छोटी फर्म से ज़्यादा पैसे क्यों पे कर रही है, क्योंकि आज की डेट में जितने स्टूडेंट्स हैं ना, हाइप इतना हो गया, जितने मेंटरशिप ये सब चलने लगा आजकल, दे आर फोकस टूवर्ड्स बिग 4 कि बिग 4 ही जाना है, बिग 4 ही है। आप हमसे क्लासेस लो, मेंटरशिप लो, हम लगवाएंगे आपकी। या सीट्स अगर बिग 4 में कितनी है मुझे सारे पता है, हर बिग 4 का ABCD पता है, कितनी एक आर्टिकल अगर हो गया उसके लिए 20 पोजीशन खाली होगी 6 महीने में, एप्लीकेशन आ रही है 20,000। इज़ इट पॉसिबल? आपकी रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है पहली बात, ठीक है। और वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हीरे मोती लगे हुए अंदर, भाई साहब वहाँ पे इतना काम हो रहा है ना, बच्चे 2-2 महीने में गिव अप कर रहे हैं। और छोटी वाली फर्म्स में थोड़ी सी कमी हो रही है आर्टिकल्स की, दे वांट की गुड आर्टिकल्स है, तो इसलिए वो आपको हाई अमाउंट पे करेंगे। आर्टिकल्स को कहाँ पे करते नहीं करते आप, यस, अगर आप दिल्ली में जाओगे 15-20 हज़ार रुपये छोटी फर्म्स पे कर रही है, हाँ, क्योंकि वो रिटेन करना चाहते हैं आर्टिकल्स को। ओके। तो कभी वैसा हुआ है कि भाई एग्जाम आ ही रहे हैं और दिल टूट गया, जैसे होता है, कईयों के साथ होता है कि एग्जाम फेल हो जाते, मतलब हम रह जाते, मानो कि ठीक है बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, रिलेशनशिप में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो दूसरी की बात है, लोग हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में, लेकिन व्हाट इफ अगर एग्ज़ाम के पहले आपका ब्रेकअप होता है या सामने वाला बात नहीं कर रहा और 10 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है, या मानो 1 महीने बाद आपके एग्ज़ाम है, तो ऐसे में आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो उसमें खुद को कैसे संभाला, ऐसा कभी आपके साथ हुआ हो या मैसेज देना चाहोगे? यार पता है, मैं इस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना मैंने ये सब करा नहीं बिल्कुल भी। अरे आप नहीं करो, आपकी गर्लफ्रेंड, आपने उसने अरे मेरी थी नहीं ना उस टाइम, मेरी थी नहीं उस टाइम अरे मैंने दूर रखा हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ, अगर मेरा था भी उस टाइम तो शनाया वाला समझो आप, मैंने पहले ही दूर कर दिया। शनाया सच्ची वाली है? शनाया सच्ची कोई वो नहीं है, शनाया इज नॉट अ नेम जो एग्जिस्ट करता है मेरी लाइफ में, बट ठीक है, वो एक इमेजिनेशन के लिए है, समझाने के लिए। बट ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है अच्छा,
कि पेपर के बीच में मेरा दिल टूट गया हो, ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। बाकी बहुत सारों का दिल टूटा है जिन्होंने मुझे रीच आउट करा है। देखो मैं बोलूँगा यार ये बड़ा इजी होता है कि स्ट्रांग बनो, ऐसे बोल दो ना यार, नहीं सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको ऐसा है पहले तो आप इमोशनली एक्सप्रेस कर दो किसी को भी। आपको लगना है आपको मेरे को कर दो यार एक्सप्रेस, किसी को कर दो, घर पे कोई है फ्रेंड है आपका, एक्सप्रेस करो, एटलीस्ट आप हल्का फील करोगे। और इट्स वेरी नॉर्मल नेचुरल होता है कि आप कुछ दिन तक इमोशनल रहो। मैं ऐसा नहीं बोल सकता नहीं यार एग्जाम आ रहे हैं सीए के फटाफट कर, नहीं होता यार, मेंटल स्टेट खराब हो जाता है। आपका ध्यान वहाँ पढ़ाई करते हैं, बीच बीच में आपको फ्लैशबैक आएंगे, आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा। इट्स नॉर्मल, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट थिंग। आपको इम्पैक्ट तो हो गया पढ़ाई के टाइम पे, बट उसे एक्सेप्ट कर लो कि हो चुका है, और धीरे धीरे जितने दिन आगे बढ़ेगा उतना आप नॉर्मल बनोगे। हाँ, मेरे हिसाब से अपनी जो, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो तो अपनी स्टोरी ना इतनी लोगों को बताओ, जैसे कभी मम्मी के पास बैठ गए, कभी पापा के पास, कभी दोस्त को, इतना ज़्यादा बताते जाओ एक ही बात को कि एक दिन आप ही बोर हो जाओ अपनी दुख भरी कहानी से। ये नया था कुछ। तो ये तो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आंसर, में सीरियस सा आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है, ये भी अच्छा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा खुद को सीरियसली मत लो। मुझे लगता है हर किसी का नेचर सा होता है बड़ा, जैसे आपने बोला कि यार बता दो, मुझे बड़ा फैसिनेटिंग सा लगा, अच्छा है ये तो, मतलब अपना काफी ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रही हो। हाँ ये अच्छा था ये। हाँ वैसे कर लो। मुझे लगा लड़कों का थोड़ा सा अलग होता है, डिपेंड्स करता है। बढ़िया, अच्छा है ये वाला स्ट्रेटजी। इतना बता दो खुद ही बोर हो जाओ। खुद ही बोल। हाँ मैं बताना ही नहीं आ रहा, बोर हो गए, थक गई बोल बोल के। और सोचना भी नहीं है फिर, सोचना भी नहीं है, आएगा ही नहीं, सोचने में ही नहीं आएगा फिर। नहीं अच्छी है यार ये। मेरा ये है कि दिमाग में मेरी फिक्स है कि यार ये अचीव करना है। सीए उसमें से एक था, बट सीए वो ऐसा नहीं था कि सीए मतलब सीए मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए एक वो था कि एक मेरे को आगे जाके सक्सेसफुल बना सकता है, मेरे को कमाने लायक बना देगा। एक हाई लेवल की डिग्री है, हाई लेवल की डिग्री है, तो हम आगे बहुत कुछ कर लेंगे। मेरा जो मैं अभी यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मेरा वो लेवल अनलॉक हो जाएगा, मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा। अगर मुझे कल को जॉब भी नहीं करनी है, कुछ और भी करना है, मेरे पास एक फ्रीडम है, मैं फंसा हुआ नहीं हूँ कि ना सीए में अगर आप फंस गए ना बीच में, आप अटक जाओगे। बहुत सारे लोग अटक चुके हैं। उधर के आपकी जॉब में आपको पैसा नहीं मिलेगा, इतना हाईली एजुकेटेड, इतना हाईली स्किल्ड होने के बाद 30-40 हज़ार रुपये, इट्स नॉट गुड। आप तो गए ना, अगर आप पे सीए की डिग्री होती है आपका 70-80 मिलता है आपको, बट यहाँ पे 30-40 पे फंस गए आप, इतने कम पैसों पे। ग्रोथ एक सीए की आपको पता है बहुत हाई होती है 3-4 साल में, बट एक नॉर्मल सेमी क्वालिफाइड की नहीं होती है। तो वहाँ पे इतना भयंकर लूप है, अगर आप 3-4 बार फेल हो गए ना, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो वो 200 लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब 150 हो गया, बट वो 200 लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 190-195 पर अटकना बार बार, तो वो ट्रैप है ना, उससे निकलना ज़रूरी है। एक ही झटके में निकाल दो सब कुछ, निकालो। और मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, मतलब दिल पे एक ही बात रखो और दिमाग में अपने लाइफस्टाइल इंप्रूव करो अपना और अपने पेरेंट्स का। मतलब मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं हम? मम्मी पापा के लिए। एग्जैक्टली, पढ़ाई हो कोई भी काम हो, मैं सीए पता है सीए ठीक है, बट मेरे को कोई भी मिलता है ना दूसरा बंदा भी, कोई और बिजनेस भी है उसका, तो बोला अच्छे से कर भाई। और सपना यही हो कि लेवल अप करना है, ट्रैवल करना है, फॉरेन जाना है, घूमना है अच्छे से। अपने मम्मी पापा को हम ऐसे ग्रो ओल्ड होते देखते हैं, जैसे अभी रिंकल्स आने लगते हैं हमारे मम्मी पापा, तो एकदम ऐसे लगता है कि यार कि इनके लिए कुछ करे। मतलब इनको, मेरे अंदर भी, मेरा जब मैं फाइनल के एग्जाम दे रही थी, मैं बैठे बैठे यही सोचती जब मैं सीए बन जाऊंगी तो मम्मी पापा को फॉरेन ट्रिप पे भेजना है, दुबई लेके जाना है, और मेरी डॉटर को भी इधर घुमाना है। मतलब एक फैमिली होती है आपकी सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा आपको मॉम डैड के लिए ही लगता है कि इन्होंने इतना यहाँ तक करा। पापा के मतलब कितना कुछ नहीं खुद का छोड़ के हमारे लिए करने लगते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा आपका वो होना चाहिए कि और कुछ मोटिवेशन है नहीं है कि हमारे पेरेंट्स को हमें अच्छी लाइफ देनी है, उन्होंने जैसे हमको दी, जितनी उनसे हो पाई। जब तक आपका खुद का अच्छा नहीं होगा आप दूसरों का कर नहीं पाओगे। तो फटाफट करो, अच्छे से करो। डिसिप्लिन मतलब किसी भी प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है। आप अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही हो, 10 जगह पैर रख रहे हो, वो आपको फंसाएगा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सीए बनने के बाद आपकी लाइफ कैसी है, क्या चेंजेस आए? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। ओके। और इतना अच्छा इंडिपेंडेंस मिला है कि मतलब मुझे अब चीज़ें खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता। ओके। पहले मुझे 500 रुपये 100 रुपये मतलब मैनेज करने पड़ते थे कि भाई करना है नहीं करना है। अभी मैं आराम से मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, कोई टोकता नहीं है, मम्मी पापा बोलते नहीं। हाँ प्रोटेक्शन पूरा है कि भाई पूछते हैं, लेकिन एक जैसे एक नॉर्मल बंदा लाइफ जीता है तो मैं वैसे ही आराम से जी रही हूँ, जो कि मुझे शुरू से चाहिए था, बचपन से चाहिए था। मेरे को वो पसंद नहीं आता कि बेटा बेटी या लड़का लड़की, नहीं, जैसे लड़का वैसे मैं, तो जैसे लड़के जीते वैसे मैं जीती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। एक हार्ड क्वेश्चन मैं एक और पूछूंगा, हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा। हाँ। अगर मैं एमबीए करता हूँ और सीए करता हूँ,
पैसे दोनों को मिलेंगे हाँ। बनने के बाद। तो सीए ही क्यों, क्या डिफरेंस है? सीए में मेरे को स्टार्ट मतलब जॉब नहीं करते रहना था। Okay. मुझे मेरा यही था आइडिया कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है आगे जाके और Okay. एक बहुत बड़ा अच्छा ऑडिटर बनना है। ओके मतलब ये मेरा क्लियर हुआ मेरे दिमाग में आफ्टर बिकमिंग सीए कि मुझे बहुत अच्छा ऑडिटर बनना है, बहुत मतलब पार्टनर लेवल तक जाना है ओके और क्लाइंट्स लाने हैं अपने कनेक्शंस के थ्रू और करोड़पति बनना है, अच्छे पैसे वाला बनना है। तो ये है, आप एमबीए करते हो तो ठीक है, बिजनेस रास्ते उसमें भी हैं, बट सीए का मेरे को क्लियर था कि अपनी धाक रहती है मार्केट में, इतना तो है। गुड आंसर, नाइस। यस, मुझे देख के मतलब लोग एकदम कहते हैं ओह सीए, अच्छा, तो वो सुन के ही बहुत अच्छा लगता फैक्टर जो होते हैं ना, हाँ कि सीए अच्छा, थोड़ा हाँ। शॉकिंग मिला। हर इंसान को वो चाहिए होता है ना, एक इज्जत, वो Correct. मेन वही है मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय पॉडकास्ट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, तुषार के चैनल को। और कुछ भी आपको डाउट होता है रिलेटेड टू सीए जर्नी या कुछ भी हमसे आपको पूछना हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब मत करना भूलना, और कमेंट्स में हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तुषार, आपको कुछ कहना है? बहुत अच्छा लगा इस सेशन में, इतनी दूर से आप आए, बहुत ही आई थिंक प्रोडक्टिव है, सबके लिए अच्छा होगा। सो गाइज, अगर आपको कुछ भी पूछते हैं सो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम आंसर देंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। लव यू।